हेलो दोस्तों, आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीट से 24x7 पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स पार्ट 2। तो इनकम टैक्स का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसके ऊपर पुराना पार्ट नहीं देखा है तो एक बार जरूर प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देख लेना। अगर फिर भी आपको नहीं मिला तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो मैं एक कमेंट को पिंग कर दूंगा। ठीक है, तो आप इजीली पार्ट 1 को एसेस कर सकते हैं। चलिए अभी पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। So question number 15 is part 3 of the schedule 1 of the Finance Act 2018 gives rate of advance tax payable for the AY. AY is असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो पार्ट 3 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ठीक है, आपको बताना है बेसिकली यहाँ पे रेट ऑफ एडवांस टैक्स पेएबल। ठीक है, अगर ठीक है तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी 2019-20। ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द शेड्यूल 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2018 गिव्स रेट ऑफ एडवांस टैक्स पेएबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन इशूड बाई CBDT आर बाइंडिंग ऑन। तो CBDT क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जितने भी टैक्सेस लगते हैं डायरेक्टली वो बेसिकली CBDT के अंडर आते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ इनकम टैक्स, ये भी क्या है, एक तरह से डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और GST क्या है, वो एक तरह से आप कह सकते हैं एक इनडायरेक्ट टैक्स है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, SSC एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी। नेक्स्ट इज सर्कुलर्स इशूड बाई CBDT आर बाइंडिंग ऑन। तो सर्कुलर्स जो बेसिकली इशू होती हैं CBDT के द्वारा, ये किसके ऊपर बाइंडिंग होती हैं? तो ये बेसिकली बाइंडिंग होती हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी। ठीक है, इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर जितने भी सर्कुलर CBDT बाइंड करता है वो, सॉरी, सर्कुलर इशू करता है CBDT, वो बाइंडिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्कुलर्स इशूड बाय CBDT टू डैश द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए क्लैरिफाई द डाउट्स। तो सर्कुलर्स इशूड बाय CBDT टू क्लैरिफाई द डाउट्स, द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज एज पर सेक्शन 27 SSC मीन्स व्हाट। ठीक है, तो SSC का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एज पर सेक्शन 27 SSC मीन्स ए पर्सन, फर्स्ट भी सही है यहाँ पे, बाई हुम एनी टैक्स और अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग हैज बीन टेकन अंडर द एक्ट एंड ए पर्सन डीम टू बी SSC इन डिफॉल्ट। तो राइट आंसर याद रखना ऑप्शन डी ए पर्सन इंक्लूड। तो ए पर्सन का क्या मतलब होता है यहाँ पे? कोई पर्सन यहाँ पे क्या हो सकता है? इंडिविजुअल भी हो सकता है, HUF भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, AOP, BOI, LA, एवरी, AGP, कुछ भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज, अगर यहाँ पे इंडिविजुअल लिखा होता कि इंडिविजुअल क्या है, तो इंडिविजुअल सिंपली पर्सन रहता है। नेक्स्ट इज एवरी SSC इज ए पर्सन एंड एवरी पर्सन इज, तो राइट आंसर है इसका नीड नॉट टू बी एन SSC। ठीक है, एवरी SSC पर्सन हो सकता है बट एवरी पर्सन नीड नॉट टू बी SSC, मतलब कि यहाँ पे वाइस वर्सा एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज द टर्म पर्सन इंक्लूड्स। तो पर्सन का क्या मतलब है यहाँ पे? तो पर्सन का मतलब है कोई भी रजिस्टर्ड फर्म भी हो सकती है और कोई अनरजिस्टर्ड फर्म भी हो सकती है। 22 का आएगा सी ऑप्शन, बोथ A एंड B। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसोसिएशन ऑफ द पर्सनस कंसिस्ट ऑफ। तो जो एसोसिएशन है पर्सन की, उसको बेसिकली क्या कहते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इंडिविजुअल, नेक्स्ट इज कंपनी, नेक्स्ट इज एनी पर्सन अदर देन ए, नेक्स्ट इज एनी काइंड ऑफ पर्सन। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन किसी भी तरह की पर्सन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आएगा राइट डी। नेक्स्ट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तब इंडिविजुअल की बॉडी को क्या कहा जाता है, या आप कह सकते हैं किससे बनती है? तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल से ही बनती है, ऑप्शन ए इंडिविजुअल्स ओनली। नेक्स्ट इज एज पर सेक्शन 231 द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। तो क्या इसमें से इंक्लूड नहीं है? ठीक है, तो द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन, ठीक है, तो ये एक सेकेंड, हाँ, तो एज पर सेक्शन 231 द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, ये शायद थोड़ा सा मेरे को लगता है यहाँ पे टाइपिंग एरर है, तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को मेरे को लगता है छोड़ देते हैं, 25 को छोड़ देते हैं, और मैं चेक करता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लीगली एंटाइटल्ड टू मैनेज एंड कंट्रोल ए म्यूनिसिपल फंड इज टैक्सेबल इन द स्टेटस ऑफ। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो लीगली एंटाइटल्ड है, जो बेसिकली मैनेज करती है जितने म्यूनिसिपल फंड या फिर टैक्सेबल के, ठीक है, ये बेसिकली टैक्सेबल की स्टेटस में होती है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है MC, जिसको बेसिकली बोला जाता है, ये होती है अंडर LA। नेक्स्ट इज A एंड B आर द लीगल हियर्स ऑफ C। तो A और B कोई लीगल हायर्स है C के। ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ C, जैसे डेथ होती है C की, A एंड B कैरी ऑन हिज बिजनेस विदाउट एंटरिंग इनटू ए पार्टनरशिप। तो C के कोई दो जहाँ पे लीगल हायर्स हैं A और B, ठीक है, मतलब कि जो लीगली इसके साथ कनेक्टेड है, बट जैसे ही C की डेथ हुई तो A और B ने अपना पार्टनरशिप के बिना ही, आप कह सकते हैं, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, विदाउट एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप। व्हाट इज देयर स्टेटस? तो उनके स्टेटस को बेसिकली क्या कहा जाएगा? तो इट इज़ बेसिकली नोन एज AOP। ठीक है, याद रखना, इट इज़ बेसिकली AOP। नेक्स्ट इज
आपको पता करना है अगर एओपी एलए ये बेसिकली एजेपी ये क्या टर्म्स है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में ये सारी चीज़ें बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो खिंच जाएगी। एज पर सेक्शन 2 to 4 डिफिनेशन ऑफ इनकम इज, तो इनकम क्या होती है, ठीक है। तो इनकम इज इंक्लूसिव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज पार्ट, सॉरी ये हो गया है। ए डोमेस्टिक कंपनी मीन्स, तो एक घरेलू कंपनी का क्या मतलब है यहाँ पे, तो डोमेस्टिक कंपनी मीन्स बोथ इंडियन कंपनी एंड ए फॉरेन कंपनी विच हैज़ मेड द प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड्स इन इंडिया आउट ऑफ द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा इसका, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। इनकम इंक्लूड्स द फॉलोइंग टाइप्स, तो इनकम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो राइट आंसर है बोथ इलीगल एंड लीगल। नेक्स्ट इज इनकम अंडर सेक्शन 2 to 4 इंक्लूड, तो इनकम अंडर सेक्शन 2 to 4 क्या इंक्लूड करती है, तो राइट आंसर है बोथ 1 and 2, प्रॉफिट्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड बाई ए पर्सन एंड एनी एडवांस मनी फॉरफिटेड इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशंस फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज विच द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म इनकम, तो इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो बेसिकली इनकम में इंक्लूड नहीं होती है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये बेसिकली इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं, जो भी आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को रीइंबर्स करते हो। नेक्स्ट इज कैश गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए नॉन रिलेटिव, तो आपको कैश में किसी नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिला है, इट इज़ रिगार्डेड एज इनकम, तो इसको भी इनकम बोला जाता है, बट इट इज़ एग्जेम्प्टेड, बट जो बेसिकली एग्जेम्प्टेड अमाउंट होता है, ठीक है, पर एनम कितना आप दिखा सकते हो, तो मैक्सिमम जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो आप दिखा सकते हो यहाँ पे, तो ये दिखा सकते हो आप यहाँ पे 75,000 तो नहीं है, 25 भी नहीं है, बट राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। 50,000 यहाँ पे आप एग्जाम्प्ट अमाउंट दिखा सकते हो, याद रखना इसका राइट आंसर 50,000। बहुत से कैंडिडेट्स इसको 25,000 मार्क करते हैं, वो जो मैं कहूँगा गलत है, ठीक है। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, तो इसमें से क्या टैक्सेबल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। तो नहीं क्या क्या है यहाँ पे देखो, एक तो है कैपिटल रिसीव जो इंक्लूड नहीं है, तो ऑप्शन सी तो यहीं से निकल गया, और एक्सेप्ट गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, तो ऑप्शन सी है यहाँ पे 34 का राइट आंसर। नेक्स्ट इज ए एंड कंपनी रिसीव्ड ₹2 lakhs एज कंपनसेशन फ्रॉम बी एंड कंपनी फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, अमाउंट सो रिसीव्ड इज, तो यहाँ पे कुछ पैसा मिला है, किसके कारण प्री मेच्योर टर्मिनेशन हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, ठीक है, एजेंसी का। तो जहाँ पे जो अमाउंट सो रिसीव, जो बेसिकली अमाउंट इस तरह से रिसीव होता है, तो आपको ये बताना है कि ये टैक्सेबल है या नहीं है। ऑब्वियस सी चीज़ है, ठीक है, ये तो आपका टैक्सेबल रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होने के कारण जो भी पैसा आता है वो टैक्सेबल रहता है, ठीक है। तो ये टैक्सेबल है, तो दो ऑप्शन देख लेना, यहाँ पे टैक्सेबल है। अब ये किस तरह की रिसीट होगी, तो ये होगी आपकी कैपिटल रिसीट, ऑप्शन ए 35 के साथ जाना, ऑप्शन ए के साथ। मिस्टर पी हैज़ टेकन ए लोन ऑफ ₹5 lakh फ्रॉम HDFC बैंक फॉर परचेजिंग ए कार, ठीक है। तो मिस्टर पी ने कोई भी किसी भी बैंक से लोन लिया 5 लाख का उस कार को, किसी कार को परचेज करने के लिए। हिज रेंटल इनकम इज ₹50,000 पर मंथ, आउट ऑफ विच ₹50,000 पर मंथ डायरेक्टली गोज टू द बैंक एज एन इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन। डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट, तो किस तरह से आपको बताना है टैक्स ट्रीटमेंट को डिस्कस करोगे आप, तो राइट आंसर रहेगा, देखो यहाँ पे ₹5,000 पर मंथ, तो वो क्या दे रहा है, तो वो दे रहा है आप कह सकते हैं एक तरह से यहाँ पे EMI के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ए नहीं रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, ₹5,000 पर मंथ इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ठीक है, 36 का बी। नेक्स्ट इज ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज, एंड ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज नोन एज, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, तो ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल, तो ये होता है आपका असेसमेंट ईयर, और ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज नोन एज, आप कह सकते हैं इसको प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो मैं एग्जांपल से बता देता हूँ, जैसे आपका आपको इनकम आपका सपोज करो 2020, 21, 2022, ठीक है। तो इसमें आप क्या बोलोगे, जो इसका सिंपल सा यहाँ पे 2020-21, तो यहाँ पे ये हो गया आपका, अगर मैं बोलूँ ये 2020-2021 आपका क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर हो गया, मतलब ये आपका हो गया प्रीवियस ईयर, ठीक है। और अगर इसी का असेसमेंट ईयर निकालना हो, तो ये रहता है आपका 2021-22, ठीक है। तो इसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर, क्या रखना, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का डिफरेंस। नेक्स्ट इज पिक द करेक्ट वन, तो इनमें से आपको करेक्ट वन पिक करना है, तो AY इज द ईयर नेक्स्ट टू द प्रीवियस ईयर, तो असेसमेंट ईयर इज द ईयर नेक्स्ट टू द प्रीवियस ईयर, ठीक है, ऑप्शन बी। ये थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया, आप पूछा जाता है और बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज भी होते हैं। असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ, तो असेसमेंट ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ, किस डेट से ये स्टार्ट होता है, तो obvious चीज़ है, कहाँ से स्टार्ट होगा, अप्रैल एवरी ईयर, तो आपको पता ही होगा मार्च क्लोजिंग है तो अप्रैल से स्टार्ट होगा। प्रीवियस ईयर कैन बी अ पीरियड ऑफ, तो प्रीवियस ईयर किस तरह का पीरियड होता है, तो 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ, ये 12 मंथ का पीरियड होता है प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर कैन बी ए पीरियड ऑफ, तो असेसमेंट ईयर किस तरह का पीरियड होगा,
तो असेसमेंट ईयर यहाँ पे पीरियड रहता है ओनली 12 मंथ, ये याद रखना। असेसमेंट ईयर ओनली 12 मंथ, ये 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ हो सकता है प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, इसको चाहे आप नोट्स में लिख के रख लेना, यहाँ पे हो सकता है आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए। मिस्टर पी सेट्स अप ए न्यू बिजनेस ऑन 15 जुलाई 2018 एंड ही कमेंस्ड हिज बिजनेस फ्रॉम 1 फरवरी 2019। तो बिजनेस उसने फर्म सेटअप कर दी 15 जुलाई को, ठीक है। अब स्टार्ट किया बिजनेस 1 फरवरी 2019 से। फर्स्ट प्रीवियस ईयर शैल बी, फर्स्ट पी आई शैल बी, तो आपको बताना पहला पी वाई क्या होगा यहाँ पे। तो राइट आंसर है फर्स्ट प्रीवियस ईयर होगा उसका 15 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का, ठीक है, जब उसने बेसिकली फर्म को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसने बिजनेस तो सेटअप कर दिया, अब स्टार्ट कमेंस कभी से भी करे, ठीक है। उसने अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह तो आपको पता 15 जुलाई के करवा रही है, तो उसी से आपका स्टार्ट हो जाएगा 15 जुलाई से लेकर 31 मार्च आएगा राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूज़ करने वाला है पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि जिस दिन उसने फर्म सेटअप कर दी है, ठीक है, सेटअप तो उसने कर दी जब जिस दिन से फर्म, तो उसी दिन से उसका ITV स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप ऑन 31 मार्च 2019 वुड बी। तो कोई बिजनेस 31 मार्च 2019 को स्टार्ट हुआ तो उसका फर्स्ट प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट होगा। तो ऑब्वियस चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ, कब सेटअप जिस दिन हुआ 31 मार्च को सेटअप हुआ और ये एंड अप कब होगा 31 मार्च 2019, मतलब एक ही दिन का उसको जो भी कुछ बनेगा ITR में फाइल करने के लिए उसको एक ही दिन का जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। एक ही दिन रहेगा क्योंकि इसी दिन उसका फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हो रहा है, तो एक ही दिन है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44, ऑल एसएससीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो। तो सभी एसएससीज को क्या फॉलो करना पड़ता है, यूनिफॉर्म, ठीक है, PY विच मस्ट बी FY ओनली। नेक्स्ट इज ए पर्सन फॉलोज कैलेंडर ईयर फॉर अकाउंटिंग पर्पस फॉर टैक्सेशन ही हैज़ टू फॉलो। तो टैक्सेशन के लिए उनको फॉलो करना पड़ता है FY ओनली फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो चलिए मूव करते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर पी मेंटेन्स हिज अकाउंट ऑन ऑफ द बेसिस ऑफ कैलेंडर ईयर फॉर PY 2018-19 हिज AY शैल बी। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उसका AY क्या होगा, प्रीवियस ईयर 2018-19 है, तो AY होगा उसका 2019-20, मतलब कि AY PY से नेक्स्ट ईयर होता है। समझ लगे, ये ऑलरेडी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी बता ही चुका हूँ। इन विच द फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ PY इज एसेसिबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। तो किस केस में होगा ये, तो ये होगा राइट आंसर इसका ऑप्शन ए पर्सन लिविंग इंडिया, जो पर्सन भारत को छोड़ रहा है। इफ द मास्टर ऑफ द शिप बिलोंगिंग टू ए नॉन रेजिडेंट कुड नॉट फाइल रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर द डिपार्चर ऑफ शिप फ्रॉम इंडिया देन इट कैन बी फाइल्ड आफ्टर द शिप हैज़ लेफ्ट इंडिया बट विद इन हाउ मेनी डेज। तो कितने दिन के अंदर अंदर उसको बेसिकली ये फाइल करनी पड़ेगी, तो ये उसको फाइल करनी पड़ेगी विद इन 30 डेज नॉन रेजिडेंस के केस में। इन केस ऑफ शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंस इनकम इज इक्वल टू, तो इनकम क्या होती है, ठीक है, शिपिंग बिजनेस ऑफ NR के केस में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी 7.5% ऑफ द फेयर एंड फ्राइट कलेक्टेड बाय द शिप। तो ये बेसिकली अभी 7.5 है, हो सकता है आने वाले टाइम में चेंज हो जाए, तो याद रखना, ठीक है, ऑप्शन डी अभी के लिए। नेक्स्ट इज इनकम ऑफ NR फ्रॉम शिपिंग बिजनेस इन इंडिया इज टैक्स। तो ये शिपिंग बिजनेस की इनकम इस टाइम पे आपको बताना है कि किस तरह से टैक्सड होगी। तो इट विल बी टैक्सड 40% प्लस SC प्लस HEC, ऑप्शन बी। चाहे आप दोनों क्वेश्चन को ओमिट भी कर सकते हैं, बट आपको AY और PY से रिलेटेड जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये बिल्कुल याद कर लेना, एटलीस्ट ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, जो जो टिक कर रहा हूँ वो एक बार जल्दी से आप देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। ये 39, 40, 41, ठीक है, ये वाला डिफरेंस, ठीक है, 42, 43, 44 भी एक बार नज़र मार लेना, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सा यहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। जो जो मैं क्वेश्चन आपको टिक करके बता रहा हूँ प्लीज़ इनको एक बार दोबारा से आप चाहे एक बार रिवाइज कर लेना, वीडियो को पॉज करके, या अपने दोस्तों के साथ यार जरूर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि जितने भी मेरे एफर्ट्स हैं अब वो आपको पसंद आए। वीडियो अच्छी लगती है तो यार जरूर लाइक कर दिया करो, आपका एक एक लाइक मेरा मोटिवेशन, मेरी टीम का मोटिवेशन बढ़ा देता है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे टिक किए हैं इंपॉर्टेंट वो एक बार यार जरूर देख के जाना यार पेपर में, ठीक है। मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे टिक कर दिया हूँ आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लीजिए @street study। वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।